सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए विषय हिंदी में हम जनसंचार इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। सिनेमा और इंटरनेट के संदर्भ में जानकारी। जनसंचार के माध्यम में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अखबार के बारे में, रेडियो टेलीविज़न के बारे में। आज हम देखेंगे यहाँ पर इंटरनेट किस तरह से विश्व में फैला और सिनेमा किस तरह सबसे पहले विश्व में आया। तो सिनेमा से हम शुरू करते हैं अपना विषय। मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं और अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने वाला सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसमें कल्पना, दृश्य, लेखन, मंच निर्देशन, रूप सज्जा के साथ प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, कार्बनिक और भौतिक रसायन विज्ञान का अद्भुत मिश्रण है। अर्थात हम जो सिनेमा बड़े पर्दे पर फिल्म आदि देखते हैं, यह दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। इसमें मनोरंजन की संपूर्ण सामग्री होती है और साथ ही साथ इस पर्दे पर तस्वीरों का दिखना प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन, कार्बनिक और भौतिक रसायन विज्ञान का मेल है। उसी के कारण वह हमें दिखाई देता है। एक और इसमें सृजनात्मकता है, अर्थात इसमें क्रिएटिविटी है, तो दूसरी ओर इसमें जातिक प्रतिभा भी है, अर्थात व्यक्ति का स्वयं का भी इसमें योगदान है। स्वयं की प्रतिभा महत्वपूर्ण है यहाँ। इन दोनों के संगम से एक ऐसा आकर्षण होता है जो न केवल हमें मनोरंजन देता है बल्कि ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी विस्तार करता है। अर्थात हम यदि फिल्म आदि देखते हैं तो वह हमारा मनोरंजन भी करती है और कई स्तरों पर, कई लेवल्स पर वह हमें ज्ञान भी प्रदान करती है। सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक जागृति लाने में भी योगदान देता है। तो सिनेमा किस प्रकार का आप देखते हैं, केवल मनोरंजन का, तो संभवतः वह हमारा केवल एंटरटेनमेंट कर रहा है। और यदि हम शिक्षा के उद्देश्य से परिपूर्ण फिल्म, चलचित्र आदि देखते हैं तो वह हमें बुराइयों से दूर करने का संदेश भी देता है। सिनेमा जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। एक फिल्म के साथ हजारों व्यक्तियों द्वारा जो देखी जाती है, अलग अलग शहरों में उसे प्रदर्शित किया जाता है और उसका संदेश लाखों व्यक्तियों तक पहुंचता है। यहाँ लाख भी कम है बल्कि करोड़ों लोगों तक उसका संदेश पहुंचता है। यदि देशभक्ति की फिल्म है तो उसे देखकर लोग अपने भीतर एक अलग भाव महसूस करते हैं। किसी सोशल इविल पर वह फिल्म बनी गई है तो लोगों को संदेश मिलता है कि कैसे हमें अपनी कमियों को दूर करना है। एक शताब्दी से पहले कैमरे के कारण सिनेमा का आविष्कार हुआ और उसमें देखते देखते अपने मायावी संसार में सारी दुनिया को जकड़ लिया। मायावी से हम यहाँ पर यह अभिप्राय निकालेंगे कि जादुई संसार, ऐसा लगा कोई काल्पनिक संसार हो और हम उसके बीच डूब गए हैं, उसमें हम जकड़ चुके हैं। पहले सिनेमा मूक था, अर्थात जिसमें कोई शब्द नहीं थे, केवल अभिनय द्वारा प्रस्तुति की जाती थी। लेकिन लगभग 3 दशक अर्थात 30 सालों बाद, 1 दशक 10 साल और 3 दशक मतलब 30 साल बाद वह वाक मतलब वाणी के साथ वह दिखाई देने लगा। पहले वह ब्लैक एंड व्हाइट था और सदी के मध्य तक आते आते वह रंगीन भी होता गया। अर्थात धीरे धीरे उसने प्रगति की। जहाँ पहले कुछ भी लोगों के पास माध्यम नहीं था तो सिनेमा का आविष्कार हुआ, लोगों तक पहुंचा। पहले उसमें केवल अभिनय द्वारा अपनी बात प्रस्तुत की जाती थी, उसके बाद उसमें शब्दों का, वाणी का संयोजन हुआ और उसके बाद वह कलरफुल भी हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है और यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी द अराइवल ऑफ ट्रेन। यह आप याद रखेंगे, फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, इनको यह श्रेय जाता है सिनेमा का आविष्कार करने के लिए। अब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय जाता है दादा साहेब फाल्के को और यह फिल्म बनी थी 1913 में। 1913 आप याद रखेंगे और फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। इनके बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा। राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे, अपनी सच्चाई के कारण जाने जाते थे और उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक भी है, उस विषय पर पहली फिल्म बनी थी
और इसके बाद के 2 दशकों में कई और मूक फ़िल्में बनी। 2 दशक अर्थात लगभग 20 सालों तक और भी कई मूक फ़िल्में जिसमें कोई डायलॉग नहीं था, केवल अभिनय के द्वारा अपनी बात को प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि तब टेक्निक उतनी उन्नत नहीं थी। इनके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द-गिर्द बुने जाते रहे। यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं जो राजा हरिश्चंद्र के फिल्म के हैं। तो यहाँ पर यह दृश्य भी राजा हरिश्चंद्र में से लिया गया है। यह भी राजा हरिश्चंद्र की फिल्म का है। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था। ये सभी हमने यहाँ पर भी जो 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, यह महल का चित्र है और यह भी अलग इसका चित्र है। पर पुनः हम यहाँ देख रहे हैं, अगर आपने कहानी सुनी हो तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी, उनके पुत्र का देहांत हो जाता है और उनके पास किसी भी प्रकार का कर चुकाने को नहीं होता है। उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब अगले यहाँ पर देखते हैं हम 1931 में पहली फिल्म बनी बोलती फिल्म जिसमें डायलॉग्स थे, आलम आरा। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ, अर्थात मूक फिल्में लगभग 20 सालों तक बनती रही, 1913 से लेकर 1931 तक। और आज़ादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। अर्थात जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारतीय सिनेमा ने सामाजिक यथार्थ, समाज की सच्चाई को फिल्मों के द्वारा दिखाने का प्रयास किया। उसमें कहीं पर भी कल्पना नहीं थी, समाज की बुराई को, अच्छाई को शामिल किया गया था। लेकिन धीरे धीरे सिनेमा लोकप्रिय होता गया और पैसा कमाना ही उन लोगों ने अपना लक्ष्य बना लिया। आलम आरा, यहाँ पर आप इसका चित्र देख सकते हैं। यह पहली बोलती फिल्म थी भारत में। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने, व्यावहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए। अर्थात कुछ लोगों ने उस समय सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सिनेमा का महत्व समझा और उस तरह से फिल्म बनाने का सोचा। यही समानांतर सिनेमा का दौर था। तो आप समानांतर सिनेमा का अभिप्राय समझ ले, कलात्मक आर्ट्स मूवीज उस समय बनने लगी थी जो समाज की वास्तविकताओं को दर्शाती थी। केवल इसमें हिंसा, मारधाड़, एक्शन आदि ये सब नहीं थे। इन सब से दूर वह फिल्में शांत हुआ करती थी और लोगों को पसंद भी आती थी। इस दौरान जब समानांतर सिनेमा का दौर आया तो इस दौरान अंकुर, निशांत, अर्ध सत्य जैसी फिल्में बनी। लेकिन हम यह दुखद सत्य है हमारे लिए कि आज की जनरेशन इस बात को जानती ही नहीं है। आर्ट मूवीज देखना अधिकांश लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर अर्थात कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही खत्म होने लगा। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगी। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे व्यावसायिकता के लिए आपने शोले फिल्म देखी होगी। यह कला फिल्म नहीं है। आपने खलनायक फिल्म के बारे में सुना होगा, जो बिल्कुल भी कला फिल्म नहीं है। केवल अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, अधिक धन प्राप्त करने के लिए इसमें हर तरह का मसाला डाला गया है। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही है। पारिवारिक अर्थात जिसमें परिवार को महत्व दिया गया है। अगर आप कहें तो यहाँ पर आपने हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ जैसी फिल्में अवश्य देखी होगी। ये फिल्में पारिवारिक फिल्मों की गिनती में आती हैं। हल्के फुल्के सदस्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मिट्टी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को भी पसंद किया गया। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई है। समय समय पर पारिवारिक फिल्में बहुत सुपरहिट होती हैं। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश हमारा भारत है। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोली में भी फिल्में बनती है और खूब चलती हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक इंटरनेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इंटरनेट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरनेट के बिना आज हम लोग बिल्कुल अपना कार्य नहीं कर पाते हैं।
चाहे हम हैं चाहे आप हैं। तो इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। अर्थात आप चाहें तो कोई बुक नॉवेल पढ़ना हो तो इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, गाने सुनने हो, फिल्म देखनी हो, न्यूज़ देखनी हो, हर प्रकार से हमारे लिए यह उपयोगी है और इसकी लोकप्रियता का एक मजबूत कारण यही है। उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और इसकी रफ्तार का तो कोई जवाब ही नहीं है। हम इसे प्रैक्टिकली भी फील कर रहे हैं तो यहाँ पर यह इससे सहमत है। यह एक अंतर क्रियात्मक माध्यम है, यानी आप केवल इसके दर्शक नहीं है, आप इसमें अपने विचार भी रख सकते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम, सोशल साइट्स पर एक्टिव होते हैं तो आप अपने व्यूज रखते हैं, आप सवाल जवाब, बहस मुबाहिसों में भाग लेते हैं, आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार भी बन सकते हैं। अर्थात यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना सक्रिय है। हर माध्यम में कुछ गुण कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं, हमें विश्व का सदस्य बना दिया है, वहीं इसमें कुछ कमियां भी हैं। पहली खामी है, इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं। यह दुखद बात है कि इसकी अच्छाई को कम करते हुए बहुत जगह गलत चीजें भर दी गई है और नादान बच्चे जब देख लेते हैं तो उनके कोमल मन पर इसका बुरा असर पड़ता है। दूसरी खामी इसकी यह है, इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। यदि हम समाचार पत्र आदि पढ़ते हैं तो हमें मालूम ही है, समय समय पर पता चलता है कि किस तरह से इसका गलत उपयोग किया जाता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आ रही है। तो अब हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न चुने हैं जो आपको रिवीजन के तौर पर लिए गए हैं। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर है थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 में किया था। हम पहले पढ़ चुके हैं यह। विश्व की पहली फिल्म कौन सी थी? द अराइवल ऑफ ट्रेन, जो फ्रांस में बनी थी 1894 में। भारत में पहली मूक फिल्म किसने बनाई? दादा साहब फाल्के ने बनाई और उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। 1913 में यह बनी थी। पहली बोलती फिल्म भारत की आलम आरा और 1931 में बनी थी। हिंदी के प्रसिद्ध फिल्मकार बताएं तो यह पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, गुरुदत्त, सत्यजीत राय आदि हैं जो प्रसिद्ध फिल्मकार रह चुके हैं। समानांतर सिनेमा क्या था? मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता चुकी हूँ। 8वें दशक में लोगों में जागरूकता फैलाने और यथार्थपरक अर्थात सच्चाई से जुड़ी हुई जीवन को व्यक्त करने वाले सिनेमा को समानांतर सिनेमा कहा जाता था, अर्थात जिसमें कला फिल्मों का दौर चला था। जनसंचार माध्यमों का आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन माध्यमों का आम जीवन पर गहरा प्रभाव है। इनसे सेहत, अध्यात्म, दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी होने लगी है। ये हमारे जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से रेडियो से, टेलीविजन से, अखबार से, इंटरनेट, इन सभी से प्रभावित हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों का प्रभाव बताएं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों ने जीवन को गतिशील और पारदर्शी बनाया है। यह सूचनाओं, जानकारियों का आदान प्रदान करता है, अर्थात जनसंचार के कारण आज सरकार की सारी अच्छाइयाँ, कमियां हम तक पहुंच पाती है। हम किसी भी जानकारी को एक क्लिक से ही प्राप्त कर लेते हैं। इसके माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श, बहस होती है जो सरकार की कार्यशैली पर अंकुश रखती है। इसके दुष्प्रभाव हमें जानने हैं। जनसंचार के माध्यम, खास तौर पर टीवी और सिनेमा ने लोगों को काल्पनिक दुनिया की सैर कराई है, अर्थात हम उस दुनिया में पहुंच चुके हैं जो सच नहीं है। ये आम जीवन से दूर हो जाते हैं और व्यसनी हो जाते हैं, अर्थात हमें इन सब बातों की एक तरह से लत लग जाती है। हम टीवी से, मोबाइल से दूर नहीं रह पाते और पलायनवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। पलायनवादी अर्थात किसी भी बात से दूर होना, मुसीबत से भागना, इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। ये जनसंचार समाज में अश्लीलता, असामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। समाज के कमजोर वर्गों को कम महत्व दिया जाता है और कई बार अनावश्यक मुद्दों को उछाला जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह टेलीविजन
इंटरनेट और सिनेमा आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी समझ में आई होगी। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और स्मरण करें।